हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद सिद्दीक सर। तो आइए शुरू करते हैं। आज हमारा ये मोशन इन वन डायमेंशन का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ वन डायमेंशनल मोशन, जिसमें हमने रेस्ट और मोशन को डिटेल में देखा था, पोजीशंस को डिस्कस किया था। उनके अलावा हमने रिलेटिविटी यानी कि रेस्ट एंड मोशन और रिलेटिव टू ईच अदर, तो इन पॉइंट्स को भी हमने डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप वो वाली वीडियो देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है उस वीडियो की। उसके बाद आप इस लेक्चर पे आ जाएं। ये लेक्चर नंबर 2 है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वो तमाम पॉइंट्स जो है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए लिख लिए हैं पहले से ही। ठीक है, ताकि हमारा टाइम जो है वो बच जाए, वीडियो वरना बहुत लंबी बन जाती है। अब ये सारी पॉइंट्स हमने वन बाय वन डिस्कस करनी है बहुत डिटेल के साथ। चलें पहले मैं आपको फ़िगर एक बना के दिखाता हूँ। उस फिगर के बेस पे हमने ये तमाम पॉइंट्स डिस्कस करनी। ठीक है, बहुत आसान फिगर है, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है कुछ भी इसमें। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा बेटा, सबसे पहले आपके पास पोजीशन का कंसेप्ट होना चाहिए कि पोजीशन किसको कहते हैं। तो वो पॉइंट्स हमने डिस्कस करी थी पहले ही। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक पॉइंट है या फिर एक और पॉइंट है हमारे पास, या फिर आप यूँ कह लें कि ये आप खड़े हैं कराची में। ठीक है, और ये यहाँ पे ये हमारे पास सिटी है, मान लीजिए कि लाहौर। ठीक है, ये लेफ़्ट हैंड जो है वो नहीं है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, ये लाहौर है, ये कराची है। अब देखिए, इनको हम कहते हैं पोजीशंस। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये लाहौर और कराची जो हमारे पास हैं, जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिए हैं, इनको हम क्या कहेंगे, ये पोजीशंस कहलाते हैं, पोजीशन। ठीक है, इनको हम पोजीशन कहेंगे। अच्छा, उसके बाद ये लाहौर जो हमने यहाँ पे लिखा, ये भी क्या है, ये भी पोजीशन है। अच्छा, अब हमने मान लीजिए कि कराची से लाहौर जाना है, कराची टू लाहौर। ठीक है, अब अगर कराची से लाहौर जाना है, एक मिनट, मैंने वीडियो चेक करनी है चल रही कि नहीं। ओके जी, तो ये हमारे पास कराची और लाहौर, ये इन दोनों को हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास हैं पोजीशंस। अच्छा, अब आपने कराची से लाहौर जाना है। अब आप कहीं से भी जा सकते हैं, कोई भी पाथ लेके जा सकते हैं, जो भी पॉसिबल पाथ हो वहीं से आप जा सकते हैं। तो आप ये वाला पाथ लें, सपोज़ इसको हमने पाथ 1 कंसीडर किया, या फिर आप ये पाथ ले लें जिसको हमने पाथ 2 कंसीडर किया हुआ है, या फिर आप ये पाथ ले लें जिसको हम पाथ 3 कंसीडर करते हैं, या फिर और भी बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। यानी कि अब चॉइस आपकी अपनी है कि आपने कराची से लाहौर किस पाथ को फॉलो करके जाना है, किस रास्ते से जाना है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास एक फ़िगर है जो कि इन तमाम पॉइंट्स को डिफ़ाइन करने के लिए ज़रूरी है। इसी फिगर के बेस पे हम बहुत सारी पॉइंट्स जो हमने लिखी हुई हैं, इन सभी को, तमाम पॉइंट्स को हमने यहाँ पे डिफ़ाइन करना है। अच्छा, उसके अलावा हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेस पे भी कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करना है। अच्छा, चलें, ये हमारे पास 1 2 3 ये हमने जो लिए हैं, ये क्या हैं, ये हमारे पास पाथ हैं। 1 2 3 मैंने जो नाम दिए हैं इनको, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, इनको हम कहते हैं कि ये पाथ हैं। अच्छा, अब डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम किसे कहते हैं। देखें, डिस्टेंस की डेफिनेशन, इट इज़ एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि ये क्या है, ये दरअसल एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ है। पाथ की जो असल लेंथ होती है उसे कहते हैं हम डिस्टेंस। पाथ की असल लेंथ, मान लीजिए कि ये पाथ 1 है, जस्ट सपोज़ मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, ये पाथ 1 है 400 किलोमीटर, सपोज़ ये पाथ 2 है, ये 350 किलोमीटर है, फॉर एग्जांपल ये 500 किलोमीटर है। ठीक है, तो अब देखें, हर पाथ की एक पर्टिकुलर लेंथ है, तो इस लेंथ को कहा जाता है डिस्टेंस।
लेंथ ऑफ पाथ। एक्चुअल लेंथ जो होती है पाथ की, कोई भी बॉडी मूव करती है तो किसी पाथ को फॉलो करती है, तो उस पाथ की एक्चुअल लेंथ को कहा जाता है डिस्टेंस। ये है डेफिनेशन किस चीज़ की, डिस्टेंस की। आइए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इट इज़ द चेंज इन पोजीशन। ये आपके तमाम टेक्स्ट बुक्स के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। इट इज़ चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। देखिए ये क्या है, चेंज इन पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब देखें यहाँ पे पहले बंदा जो था वो कराची में था, अभी वो बंदा लाहौर में है, तो उसकी पोजीशन चेंज हो गई, उसकी पोजीशन में एक किस्म की चेंजिंग आई है। अब वो चेंजिंग हम कैसे लेते हैं, मिसाल के तौर पे हम खड़े हैं यहाँ पे, ये कोई तीसरा हमारे पास सिटी है, ठीक है, कोई भी पॉइंट है ए, हम यहाँ इस पॉइंट ए पे खड़े हैं, तो हमारे हिसाब से पहले उस बंदे की पोजीशन जो थी वो ये थी, पहले उस बंदे की पोजीशन ये थी, अब वो यहाँ पे है, तो अब हमारे पास उस बंदे के लिए जो पोजीशन है वो ये वाली है। अब हमारे लिए उस बंदे की ये पोजीशन है, यानी कि पहले वो इस डायरेक्शन में इतने सेपरेशन पे होगा, अब ये इस डायरेक्शन में इतने सेपरेशन पे होगा। तो क्या हुआ कि पोजीशन पहले ये थी, अब पोजीशन ये है, मतलब पोजीशन चेंज हो गई, तो पोजीशन में इतनी चेंजिंग आई, ये पोजीशन में चेंजिंग आई है। तो ये पोजीशन में जो चेंजिंग आती है इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। बात समझ आई। देखो जो आप पाथ लेके जाते हैं, कोई भी पाथ लेके जाते हैं वो डिस्टेंस होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, जो पोजीशन में चेंजिंग आती है उससे हम कहते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये पाथ आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वही होगा जो इनिशियल, इसको हम इनिशियल पोजीशन कहेंगे, इसको हम फाइनल पोजीशन कहेंगे। तो इनिशियल से लेकर फाइनल तक ये हमारे पास जो चेंज इन पोजीशन है, इस चेंज इन पोजीशन को कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और ये हमेशा पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी, क्योंकि इनिशियल टू फाइनल, ये चेंज इन पोजीशन जो हम लेंगे ना वो इनिशियल टू फाइनल लेंगे। ठीक है भाई, ये पहली पॉइंट थी, आई होप यू गॉट इट, ठीक है। अच्छा उसके बाद सेकंड पॉइंट के ऊपर आते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टेंस इज़ नॉट अ फिक्स्ड क्वांटिटी, ठीक है। डिस्टेंस जो है वो फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन चॉइस ऑफ पाथ। डिस्टेंस जो है वो फिक्स क्वांटिटी नहीं है, वो पाथ की चॉइस के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी हमने देखा कि डिस्टेंस, अगर आप पाथ 1 से जाते हैं तो 400 किलोमीटर, अगर पाथ 2 से जाते हैं तो 350 किलोमीटर है, अगर पाथ 3rd से जाते हैं, 3 पाथ से जाते हैं तो 500 किलोमीटर है। तो इस तरह आप कोई भी अगर पाथ फॉलो करते हैं तो उस पाथ के हिसाब से आपको वो लेंथ कवर करनी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस। इसलिए डिस्टेंस जो है वो फिक्स नहीं है कि आप कराची से लाहौर जाएंगे तो इतने किलोमीटर से, नहीं, वो डिपेंड करता है कि आप किस रास्ते को फॉलो करके किस रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है। तो उस रास्ते की जो लंबाई होगी उसी को हम कहेंगे डिस्टेंस। सो मीन डिस्टेंस जो है वो फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये डिपेंडेंट है ऑन द चॉइस ऑफ पाथ, जिस पाथ को आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक। अच्छा चलें यहाँ पे आ जाएं। इट इज़ a fixed quantity and only depends upon initial and final positions। ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो फिक्स क्वांटिटी है, जबकि हमने देखा कि डिस्टेंस फिक्स क्वांटिटी नहीं थी, वो डिपेंडेंट थी। किसके ऊपर डिपेंडेंट थी, चॉइस ऑफ पाथ के ऊपर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो फिक्स क्वांटिटी होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर, कि इनिशियल पोजीशन कहाँ पे है, फाइनल पोजीशन कहाँ पे, सिर्फ इन दो इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के ऊपर डिपेंडेंट है, बाकी किसी भी चीज़ के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस हमने देखा तो वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है किसके ऊपर, चॉइस ऑफ पाथ के ऊपर, कि आपने रास्ता कौन सा लिया है। लेकिन यहाँ पे आप रास्ता कोई भी ले लें, जो चेंज इन पोजीशन होगी वो फिक्स होगी। आप पाथ 1 से जाएंगे फिर भी डिस्प्लेसमेंट, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट मैं कहता हूँ 300 किलोमीटर है, आप कहीं से भी जाएं, लेकिन ये चेंज इन पोजीशन, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो सेपरेशन है वो हमेशा 300 किलोमीटर ही रहेगा,
इस एग्जाम्पल के बुनियाद पर। समझ में आई बात? तो डिस्टेंस फिक्स क्वांटिटी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट फिक्स्ड क्वांटिटी है। डिस्टेंस डिपेंड करता है चॉइस ऑफ पाथ पे और डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के ऊपर कि उनके दरमियान में सेपरेशन कितना है। वो जितनी एक दूसरे से ज़्यादा दूर होंगी उतना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, अगर जितनी पास होंगी उतना ही डिस्प्लेसमेंट कम होगा। ठीक, अच्छा चलें अगली पॉइंट को डिस्कस करते हैं। आगे हमने लिखा हुआ है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी। तो अभी हमने डिस्कस किया कि डिस्टेंस जो है वो पोजीशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ बॉडी। बॉडी की पोजीशन कहीं पर भी हो, डिस्टेंस का पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट है चॉइस ऑफ पाथ के ऊपर। अच्छा, उसके बाद इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। देखें कैसे, इस पॉइंट को समझने के लिए इस फिगर को मैं रिमूव करता हूँ और उसके बाद हम इसी पार्ट के ऊपर देखते हैं कि ये डिस्टेंस किस तरह कौन सी पॉइंट, ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नेवर बी नेगेटिव। इस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लेंगे। अच्छा देखें, कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेस पे डिफ़ाइन करना थोड़ा आसान लगता है, आपको समझ में भी आसानी से आएगा। ठीक है, ये हमारे पास है कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखें, मैं आपको इस पॉइंट को डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। जबकि यहाँ पे हमने लिखा है इट कैन बी ज़ीरो फॉर अ बॉडी इन रेस्ट एज वेल एज इन मोशन। तो ये अगली पॉइंट यहाँ पे भी हमारे पास लिखी हुई, इट कैन ओनली बी ज़ीरो व्हेन बॉडी इज़ इन रेस्ट। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले हमने ये लिखा हुआ है इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नेवर बी नेगेटिव। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कहाँ पे, ओरिजिन पे। ऑब्जेक्ट पहले ओरिजिन पे है। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट ओरिजिन से इधर जाता है, ओरिजिन से यहाँ पे आ गया, ये ऑब्जेक्ट ओरिजिन से यहाँ पे आ गया, तो इसने डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर का। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि ये फिर यहाँ से वापस आता है, वापस यहाँ तक आता है। ठीक है, तो यहाँ से जब वापस आता है तो 5 मीटर और कवर किए इसने यहाँ तक, और 4 मीटर और लग गए इस डायरेक्शन में। तो अब हमारे पास सवाल है कि इसने डिस्टेंस कितना कवर किया। अब देखो, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस 5 + 5 10 + 4, तो ये 14 मीटर, 14 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ। ठीक है, 14 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ। देखें, ये पॉजिटिव ही है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है फिर वापस आ रहा है, तो पाथ जो है वो इस तरह का कुछ पाथ फॉलो हुआ। अब देखें, जब इस तरह का कुछ पाथ फॉलो हुआ तो हम पूरे पाथ की लंबाई को नापेंगे, तो वो कितनी बनती है, 14 मीटर्स। तो इसलिए डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है और कभी भी नेगेटिव नहीं होता। चलें अगली पॉइंट देखें। अगली पॉइंट है इट कैन बी ज़ीरो व्हेन बॉडी इज़ इन रेस्ट। डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ कैन ओनली बी ज़ीरो व्हेन बॉडी इज़ इन रेस्ट। डिस्टेंस का ज़ीरो होना सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर पॉसिबल है, एक ही पॉसिबिलिटी है डिस्टेंस के ज़ीरो होने के लिए, वो ये है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो ही डिस्टेंस ज़ीरो हो सकता है, वरना डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, इट कैन बी ज़ीरो फॉर अ बॉडी इन रेस्ट एज वेल एज इन मोशन। देखो, बॉडी अगर रेस्ट में है तो डिस्टेंस ज़ीरो है, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो होगा। अगर बॉडी मोशन में है तो फिर डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वहीं पर भी ज़ीरो हो सकता है। देखें कैसे, जस्ट सपोज़ इसी एग्जांपल के बेस पे अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आया तो डिस्टेंस हुआ कितना, 5 मीटर,
ऑब्जेक्ट देखो यहाँ से यहाँ तक आया, पहली ऑब्जर्वेशन में हमने देखा डिस्टेंस कितना हुआ 5 मीटर। ये मैं चलो इस तरह लिख लेता हूँ, एक साइड पे डिस्टेंस और दूसरी साइड पे डिस्प्लेसमेंट। देखो इस एग्जाम्पल के बेस पे पहली रीडिंग हम ले रहे हैं, पहली रीडिंग में ऑब्जेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचा तो डिस्टेंस कितना हुआ 5 मीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 5 मीटर, अच्छा टोटल, ठीक है। उसके बाद दूसरी रीडिंग अगर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ से फिर वापस यहाँ तक आया तो डिस्टेंस कितना हो गया, अब डिस्टेंस हो गया 10 मीटर, 5 मीटर जाने का 5 मीटर वापस आने का। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। क्यों? क्योंकि ये 5 मीटर ये इस पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में था तो ये प्लस का 5 मीटर था, जब ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था तो प्लस का 5 मीटर था, जब वापस आ रहा है तो नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस का 5 मीटर होगा, तो प्लस का 5 और माइनस का 5, तो रिजल्टेंट कितना बनेगा 0। यानी कि ऑब्जेक्ट ने देखो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था फिर तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों 0 होते हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो डिस्टेंस 10 मीटर हो गया लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। यानी कि ऑब्जेक्ट चाहे कितना भी मूव कर ले इस एग्जाम्पल के हिसाब से तो वो डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे कितना बन रहा है 0। यानी कि डिस्प्लेसमेंट रेस्ट वाली बॉडी के लिए तो 0 होता ही है, लेकिन मूविंग बॉडी के लिए भी डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। वो तब पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियल पोजीशन से आगे मूव करता है और वापस उसी पोजीशन पे वापस आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम, इनिशियल और फाइनल पोजीशंस जब सेम होती हैं तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना बन जाएगा 0, ठीक। क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंडेंट है, इस पॉइंट में हमने डिस्कस किया था। डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए मूविंग बॉडी के लिए डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक। अच्छा, क्योंकि वो पाथ के ऊपर डिपेंडेंट है तो पाथ यहाँ पे कवर हो रहा है, जाने का भी कवर हो रहा है, वापस आने का भी कवर हो रहा है, तो दोनों कंडीशंस में डिस्टेंस जो है वो कवर होगा और डिस्टेंस इस पॉइंट के हिसाब से 0 नहीं होगा। अच्छा, इट कैन ओनली बी 0 व्हेन बॉडी इज़ इन रेस्ट। अच्छा, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद अगर बॉडी मोशन में है, अब देखें इनके कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। फॉर अ मूविंग बॉडी, अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसके लिए क्या क्या होगा, यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है कि अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट क्या है और डिस्टेंस का कंसेप्ट क्या है मूविंग बॉडी के लिए। तो पहले देख लें डिस्टेंस। अगर बॉडी मूव कर रही है तो डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। एंड नॉन ज़ीरो मीन्स कभी भी 0 नहीं होगा। मूविंग बॉडी के लिए डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। इफ डिस्टेंस इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। मूविंग बॉडी के लिए डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छा, उसके साथ ऑलवेज इंक्रीज विथ टाइम। अगर मूविंग बॉडी है, बॉडी मूव कर रही है तो डिस्टेंस हमेशा बढ़ता रहेगा, ऑलवेज इंक्रीजेज विथ टाइम, टाइम के साथ हमेशा इंक्रीज़ हो रहा होगा, ठीक है। अगर मूविंग बॉडी है तो डिस्टेंस हमेशा बढ़ता रहेगा और अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो 0 रहता है। लेकिन यहाँ पे देखो फॉर मूविंग बॉडी डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। बॉडी मूव करी रेस्ट में जब होती है तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा रेस्ट वाली बॉडी के लिए। लेकिन मूविंग बॉडी के लिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। ये तीनों सिचुएशंस पॉसिबल हैं, 0 होना, पॉजिटिव होना, नेगेटिव होना, तीनों सिचुएशंस पॉसिबल हैं। किसके लिए? मूविंग बॉडी के लिए। अब ये कैसे पॉसिबल है, देखो इसी एग्जांपल को, ठीक है, मैं दोबारा बनाता हूँ इधर। ओके, तो इन पॉइंट्स के हिसाब से, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम में दोबारा ले रहा हूँ।
इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की बुनियाद पर आपने इन पॉइंट्स को क्लियर करना है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव कैसे हो सकता है? देखें, ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसने अगर इस साइड पे मूव किया तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स में मूव कर रहा है। अच्छा, अगर इस ऑब्जेक्ट ने इधर मूव किया तो अब देखो इधर मूव कर रहा है, फिर भी तभी भी ये मूविंग बॉडी है। अगर ये इस तरफ मूव कर रहा है तभी भी ये मूविंग बॉडी है। तो जब इस तरफ मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, जब इस तरफ मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। अगर वाई एक्सिस पे लेंगे तो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, नीचे आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेस पे। और ज़ीरो कब होता है? ज़ीरो तब होता है जब ऑब्जेक्ट यहाँ से इधर जाए, किसी भी डायरेक्शन में जाए, लेकिन घूम फिर के फिर से वापस ये सेम पोजीशन पर वापस आ जाए। अब देखो ऑब्जेक्ट यहाँ इधर गया, फिर यहाँ से वापस इधर आ गया, ठीक है, जिस पोजीशन से वो निकला था उसी पोजीशन पे वापस आ गया। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट कितना है? ज़ीरो। बॉडी भी मूविंग है लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो से ग्रेटर हो सकता है, मीन्स पॉजिटिव। ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब क्या है? पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, कैन बी लेस देन ज़ीरो मीन्स नेगेटिव। लेस देन ज़ीरो का मतलब है नेगेटिव, मतलब ज़ीरो से कम। ज़ीरो से कम कौन सी वैल्यू होती है? नेगेटिव वाली, ठीक है। और कैन बी इक्वल टू ज़ीरो एज वेल। तो डिस्प्लेसमेंट मूविंग बॉडी के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो तीनों कंडीशंस में पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, चलें अगली पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, अगली पॉइंट ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इस पॉइंट को आप अभी रहने दें, इस पॉइंट को देख के फिर इस पे आते हैं। अच्छा, डिस्टेंस कैन बी इक्वल आर ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट बट नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा गौर से देखिएगा इस पॉइंट को कि जो हमारे पास डिस्टेंस है कैन बी इक्वल आर ग्रेटर, जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा या फिर ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होगा। कैसे होगा? देखो, ये इनिशियल पोजीशन ए, ये फाइनल पोजीशन बी। अब देखो इनके दरमियान में डिस्प्लेसमेंट है सपोज 10 मीटर। अच्छा, अब जो डिस्टेंस है यानी कि पाथ, ठीक है, पाथ ये हो सकता है, सपोज ये 15 मीटर है। पाथ ये भी हो सकता है, सपोज ये 18 मीटर है, ठीक है, कोई भी पाथ हो सकता है। लेकिन याद रहे पाथ ये भी हो सकता है, तो ये कितना है? 10 मीटर है। अब देखो कोई भी पाथ हो सकता है। देखें पाथ जो भी है, लेकिन उन सभी पॉइंट्स के सभी पाथ के हवाले से अगर देखें ना तो ये पॉइंट अब आपको समझ में आएगी। डिस्टेंस कैन बी इक्वल, देखो यहाँ पे डिस्टेंस जो है 10 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट तो वैसे 10 मीटर है क्योंकि पोजीशंस के दरमियान जो सेपरेशन है। अगर आप ये वाला पाथ लेके जाएंगे तो डिस्टेंस 10 मीटर होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, आर ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, डिस्टेंस जो है या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होगा। अब देखो अगर आप ये वाला पाथ लेके जाएंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हैं, लेकिन अगर आप ये वाला पाथ लेके गए तो डिस्टेंस ग्रेटर हो जाएगा। ये पाथ आपने लिया फिर भी डिस्टेंस ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि इनके दरमियान में जो सेपरेशन है वो 10 मीटर का है। अब 10 मीटर से कम जो है वो लेंथ ऑफ पाथ पॉसिबल नहीं है। आप कहेंगे इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में जो फासला है 10 मीटर है, लेकिन कोई ऐसा पाथ बताओ जहाँ पे हमें 8 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़े, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो डिस्टेंस जो है वो हमेशा ग्रेटर ही होता है डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन कभी कभार इक्वल हो सकता है, लेकिन लेस तो कभी नहीं हो सकता। समझ में आई बात? तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि डिस्टेंस, देखो इस एस के ऊपर मैंने एरो नहीं डाला, मीन्स ये डिस्टेंस है, और इस एस के ऊपर मैंने एरो डाला हुआ है, मीन्स ये डिस्प्लेसमेंट है। सो डिस्टेंस इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस जो होता है वो डिस्टेंस से या तो बड़ा होता है या फिर उसके बराबर हो सकता है। अच्छा, और यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन इंक्रीज। यस, ओके, एक पॉइंट मैंने नीचे लिखी हुई है। अच्छा, पहले इस पॉइंट को देख लें क्योंकि ये पॉइंट जो है वो पिछली पॉइंट के साथ रिलेटेड है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन ओनली बी इक्वल व्हेन बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। देखो हमने यहाँ पे लिखा ना कि डिस्टेंस जो है वो इक्वल भी हो सकता है
ग्रेटर भी हो सकता है। लेकिन इक्वल कब होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल कब होंगे, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। देखो जैसे मैंने ये वाला पाथ जो है वो इसका एग्जांपल दिया, अगर ये स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट जा रहा है तो मतलब उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर होंगे अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो। ठीक, अच्छा अगली पॉइंट यहाँ पे ऊपर हमने लिखा हुआ है, देखें मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट विथ टाइम। इस पॉइंट को मैंने किस बेस पे लिखा है, देखो इस पॉइंट को मैंने किस बेस पे लिखा है, इस पॉइंट को मैंने एक्चुअली इस पॉइंट के साथ कंपेयर करके लिखा है कि यहाँ पे हमने कहा था ना कि डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज इंक्रीजेज विथ टाइम। डिस्टेंस हमेशा टाइम के साथ बढ़ता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है मीन्स पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है, ठीक है, और कांस्टेंट भी रह सकता है। इंक्रीज़ कैसे होगा, जब ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अच्छा एक और बात भी आपको मैं बताता चलूँ, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का कंसेप्ट आप यूँ भी नोट कर लीजिएगा। अब देखो मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है, जब डिस्प्लेसमेंट, अगर हम कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट जो है मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, मूविंग या ओरिजिन कहें या फिर ऑब्जर्वर कह लें, मूविंग अवे, ठीक है, ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। यानी कि देखो मैं आपको फिर से एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये ओरिजिन या फिर ऑब्जर्वर ए यहाँ पे खड़ा है। अच्छा अब देखो अगर डिस्प्लेसमेंट मैं कह रहा हूँ कि इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। अगर ये ऑब्जेक्ट फिर वापस आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज़ हो रहा है। अगर ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर से, अगर कोई चीज़ मुझसे दूर जा रही है मीन्स डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ हो रहा है, अगर वो मेरे पास आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन इंक्रीज और डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट। ये कांस्टेंट मूविंग बॉडी के लिए ये कांस्टेंट भी रह सकता है, लेकिन कांस्टेंट कैसे रह सकता है, देखो कांस्टेंट इस तरह रह सकता है, इन चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा कांस्टेंट कैसे रह सकता है, मैं पिछले वीडियो में भी हमारे पास इस तरह का कोई एग्जांपल था। अब देखो ये यहाँ पे मैंने क्लियरली लिख दिया है कि ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। अब देखो ये ऑब्जेक्ट जो है वो सपोज़ 5 मीटर पे ना, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है 5 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 मीटर। अगर ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तो अभी भी यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर है ये सपोज़। तो अब देखो इस ओरिजिन के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं, इस ओरिजिन के हिसाब से ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, तो इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट ना तो इंक्रीज़ हो रहा है ना ही डिक्रीज़ हो रहा है। किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम, मैग्नीट्यूड की। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ना तो इंक्रीज़ हो रहा है ना ही डिक्रीज़ हो रहा है, वो क्या है, रिमेन कॉन्स्टेंट विथ टाइम। यानी कि ओरिजिन के हिसाब से अगर आप सर्कुलर मोशन लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट सर्किल में मूव कर रहा है तो ओरिजिन के हिसाब से देखें, कोई ऑब्जेक्ट सर्किल में ऐसे मूव कर रहा है तो यहाँ से 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर, ये सारे 5-5 मीटर के फासले हैं। यानी कि ओरिजिन के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ना तो इंक्रीज़ हो रहा है ना डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में भी है, मीन्स मूविंग बॉडी है, उसका डिस्प्लेसमेंट ना इंक्रीज़ हो रहा है ना डिक्रीज़ हो रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मूविंग बॉडी के लिए बात समझ आ गई होगी, आई होप। अच्छा ये वाली पॉइंट हो गई। उसके बाद अच्छा इस पॉइंट को आप फिर से देख लें। यहाँ पे हमने जैसे लिखा था कि डिस्टेंस कैन बी इक्वल और ग्रेटर, तो यहाँ पे हमने वही पॉइंट डिस्कस की, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन ओनली बी इक्वल व्हेन बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, अदरवाइज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल तब होंगे जब बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में हो। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है तो डिस्टेंस इज़ ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट।
जो हमने ये एग्जाम्पल लिया था। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो ये दोनों इक्वल हैं, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, ये पाथ आप लेंगे तो डिस्टेंस ग्रेटर है, ये पाथ लेंगे तो डिस्टेंस ग्रेटर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो बिल्कुल आम बात है, आपको पता होगी, क्योंकि इसका पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता। यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट मीटर होता है, सीजीएस में सेंटीमीटर, एफपीएस में फुट होता है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे भी यूनिट वही सेम होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में ही यूनिट सेम है। अच्छा, उसके हिसाब से डायमेंशन को देख लें। डायमेंशन होता है m0 l t नॉट, क्योंकि इसमें मास का जिक्र नहीं होता इसलिए m0, सिर्फ लेंथ होती है इसलिए l, और टाइम का भी जिक्र नहीं होता इसलिए ये t0। तो ये इसका डायमेंशन आ गया। डायमेंशन भी वही सेम है, और कुछ रह गया हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। तो ये है हमारे पास छोटा सा डिस्कशन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। ये अपना लेक्चर नंबर 2 था। अगर लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं लेकर आऊँगा स्पीड और वेलोसिटी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन में हमें 4-5 लेक्चर्स लग जाएंगे, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एक जैसे ही लगते हैं लेकिन होते नहीं हैं, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, पॉजिटिव, नेगेटिव वगैरह वगैरह। तो ये पूरा कंसेप्ट मैं तरतीब के साथ क्लियर करूँगा अगर आप इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त। लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। खुदा हाफिज़।